हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, 23 तारीख को बीती हुई 23 तारीख है जुलाई में उसको बजट हमारा पेश हुआ था, क्योंकि इस साल इलेक्शन थे इसलिए बजट पेश नहीं हो पाया था फरवरी में जो होता है। ठीक है, तो देखते हैं बजट में क्या क्या नई चीज़ आई है। तो 2024-25 का बजट है, और बजट मतलब देश का बजट मतलब एक आम आदमी का बजट आता है कि इस पर क्या क्या चीज़ें का भार बढ़ता है या क्या क्या चीज़ का भार कम हुआ है। कौन पेश करता है इसे? वित्त मंत्रालय द्वारा होता है, बजट प्रभाग करता है इसको। ठीक है, पहला, विकसित भारत के हमारे लक्ष्यों का रोड मैप। क्या रोड मैप उन्होंने रखा गया है? 4 जातियों मतलब 4 चीज़ों पर फोकस किया है। जाति किसको माना गया? जाति मतलब वैसी जाति नहीं जो हम सोचते हैं, दूसरी जाति मतलब इस पर फोकस किया गया है। पहला क्या है? अन्नदाता, जो हमारे किसान से, जो हमारे फार्मर हैं, मतलब इनके द्वारा ही देश पूरे चलता है। युवा, यूथ, ये भी एक कड़ी है देश को चलाने की। ठीक, तीसरा महिलाएं, ये भी एक कड़ी है। चौथा पुअर, इसका उत्थान कैसे करना है। अगर ये लोग नीचे रह गए, पीछे रह गए, तो देश भी पीछे ही रहेगा, क्योंकि देश की ज़्यादा आबादी इसी रेखा में आती है। बजट का मुख्य विषय क्या है? जो मुख्य विषय है, जो मेन उसका फोकस एरिया है, वो क्या क्या है? रोजगार, कैसे एम्प्लॉयमेंट मिले, कौशल प्रशिक्षण, स्किल डेवलपमेंट कैसे हो, एमएसएमई, जो उद्योग बनाते हैं चीज़ों को, जो रोजगार पैदा करते हैं, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा जीडीपी में सहयोग करते हैं, और मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, इन पे फोकस किया गया है। ठीक है, आगे, विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं, क्या क्या प्राथमिकताएं हैं ये देखते हैं आप। कृषि में उत्पादकता, कैसे प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, और अनुकूलता मतलब कैसे उसको पृथ्वी के साथ जोड़ा जाए, मतलब नेचर के साथ जोड़ा जाए ताकि नेचर को भी हानिकारक न बनाए। प्रवर्तनकारी कृषि अनुसंधान, मतलब जो चेंजेस ला सकते हैं हम कृषि में रिसर्च में, उसमें उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास पर जोर देने के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा, मतलब इसकी समीक्षा की गई है कि कैसे हम जलवायु अनुकूल किसानी या कृषि कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। राष्ट्रीय सहकारिता नीति, कोऑपरेशन जो नीति होती है वो सहकारी क्षेत्र के प्रणालीगत व्यवस्थित और चहुमुखी विकास के लिए, जितने भी सहकारी जो एक दूसरे से कोऑपरेशन है उनके लिए। आत्मनिर्भरता किसमें? सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए हमें क्या आदर, हमें बाहर से एक्सपोर्ट कराना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको आत्मनिर्भरता ये भी माना गया है इसमें। उसका सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला, सब्जी के उत्पादन और कैसे इसको सप्लाई किया जाए पूरे देश भर में। उपज के संग्रहण मतलब इकट्ठा करने, भंडारण और विपणन सहित सब, विपणन मतलब उसको कैसे एक्सपेंड भेजा जाता है दूसरी जगह पे। सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। नई किस्मों को शुरू करना, जो नई किस्में हैं कैसी? किसानों की खेती के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। ये कृषि के लिए कितनी? 32 और बागवानी के लिए 109 नई किस्मों को जारी किया जाएगा ताकि वो पर्यावरण के साथ रहें, वह पर्यावरण को खराब ना करें। प्राकृतिक कृषि, नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट दिया जाएगा और ब्रांडिंग द्वारा सहायता देकर प्राकृतिक कृषि शुरू की जाएगी। कैसे प्राकृतिक? पहले क्या प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे जो जैविक हों। ठीक है, वो किए जाएंगे, संसाधन केंद्र स्थापित करे जाएंगे ताकि उनको सीखने मिले। झींगा उत्पादन और निर्यात, झींगा खेती प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा, मतलब उसको फंडिंग की जाएगी किसको? झींगा उत्पादन वालों के लिए और उसकी प्रोसेसिंग के लिए। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना मतलब डीपीआई, डिविजनल और डिजिटल पब्लिक और इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के लिए डीपीआई 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण, कैसे सर्वेक्षण करना है वो? जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड जन समर्थ द्वारा जारी करना, ये भी एक विकसित भारत के लिए प्राथमिकता है। अब रोजगार की क्या बात की गई है? पीएम पैकेज क्या गया है? रोजगार संबंध प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं हैं। ठीक, पहले देखते हैं योजना क्या है। सभी औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार रोजगार प्राप्त करने वालों को 3 किस्तों में 15,000 तक 1 माह का वेतन मिलेगा। इससे 210 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होने की आशा है। 210 लाख, इतने 210 फिर लाख और, ठीक है, इतने लोगों को, यानी 2 करोड़ 10 लाख को पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले हैं। पहली बार। दूसरा, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन, जो विनिर्माण मतलब जो
इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको बनाते हैं हम, जैसे उसको, उसके लिए क्या है, उसमें रोजगार सृजन कैसे मिलेगा। पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले से संबंध प्रथम 4 वर्ष में अंशदान के लिए विशिष्ट पैमाने पर DPFO अंशदान के लिए कर्मचारियों और योजना नियोक्ता को प्रोत्साहन करना। इसे 30 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होगा। जो अपने तरीके से अंशदान होता है, वो जो पैसे होता है उसका कुछ दान, उसके लिए प्रोत्साहित करना। सरकार, उसका क्या, नियोक्ताओं की सहायता। सरकार नियोक्ताओं के EPFO अंशदान के लिए उन्हें 2 वर्ष तक 3,000 रुपये प्रति माह की प्रतिपूर्ति करेगी। इससे 50 लाख नौकरियों के सृजन होने की संभावना है। क्या करेगी, EPO अंशदान के लिए उन्हें 2 वर्षों तक, जो EPO का कुछ जो प्रोविडेंट फंड होता है उसका कुछ अंशदान करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 वर्ष तक 3,000 प्रति माह मिलेगा। ठीक है, जो अपना EPO का अंशदान, जो अपना PF का कुछ अंश देंगे सरकार को, और इससे क्या होगा, फिर रोजगार सृजन होगा। उसके बाद उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों की स्थापना करके कामगारों में महिलाओं के अधिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाना तथा शिशु गृह की स्थापना करना, महिलाओं को काम ज़्यादा देना। सरकार संबंधित निधि की गारंटी 7.5 लाख रुपए तक का ऋण, इससे प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को सहायता मिलेगी। ऋण भी देंगे, लोन देने के लिए बात की है। घरेलू संसाधनों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण की घरेलू संस्थानों जो जैसे घर पे हैं, इंडिया के अंदर है, प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को ई वाउचर मिलेगा। 3% वार्षिक ब्याज सहायता मिलेगी। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा इस बार 5 वर्षों में। परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ हब और स्पोक मॉडल में 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा, उनको भी और बढ़ाया जाएगा। इसे कहते हैं PM पैकेज, जो 4 योजनाओं को मिला है। उद्योग की कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम की विषय वस्तु और फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। अब विकसित भारत के लिए प्राथमिकता क्या क्या है, विनिर्माण सेवाएं देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे करते हैं, ये सर्विसेज है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। विनिर्माण क्षेत्र में MSME के लिए ऋण गारंटी योजना, MSME को ऋण के लिए नया निर्धारित मॉडल दिया जाएगा। ट्रेडर्स में अनिवार्य ऑन बोर्डिंग के लिए बढ़ा हुआ दायरा। मुद्रा ऋण, तरुण श्रेणी में ऋण सीमा को वर्तमान 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया। ये जो लोन मिलता था ना उसके लिए, अपना बिजनेस स्टार्टअप के लिए, उसकी सीमा बढ़ा दी है तरुण श्रेणी में। पहले शिशु होता था और तरुण होता था, एक और होता है, उसमें तरुण वाली भी कंडीशन। पहले शिशु होता था, छोटा लोन जो मिलता था, तो छोटा लोन मिलता था। खाद्य अभिकरण, रेडिएशन गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए MSME इकाइयाँ, इसके लिए भी MSME इकाई भेजो कि खाद्य की गुणवत्ता को कैसे जांच करें। स्ट्रेस अवधि के दौरान MSME को ऋण सहायता, मतलब उनका काम खप चले, उनको खराब हो काम तो उनको ऋण भी मिले। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। BGF सहायता के साथ PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के औद्योगिक कामगारों के लिए डॉक्यूमेंट्री टाइप आवास के लिए किराया आवासन किया जाएगा। उसके बाद घरेलू उत्पादन, रिसाइकलिंग और ओवरसीज अधिग्रहण के लिए क्रिटिकल मिनरल मिशन किया जाएगा, एक क्रिटिकल मिनरल मिशन बनाया जाएगा। एक दिवालीपन समाधान में गति लाने के लिए अधिग्रहण और अपील अधिग्रहण में सुधार करना। ठीक है, दिवालीपन के लिए PM पैकेज 5वीं योजना क्या है, 5 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ रुपए को शीर्ष 500 कंपनियों में, 1 करोड़ युवाओं को, 5 वर्ष में क्या किया जाएगा, 5 ईयर्स में 1 करोड़ युवा को कहाँ पे, शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा। ये बहुत अच्छा अवसर है। CSR, कंपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इसे कहते हैं। CSR कंपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी निधियों के माध्यम से प्रतिमाह 5,000 रुपये का भत्ता और 6,000 रुपये की एकालिक सहायता। ये क्या होता है, देखो CSR क्या होता है, हर किसी कंपनी को, जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनका लिमिट फिक्स कर रखी है, उसमें आपको अपने जो प्रॉफिट हुआ उसका 2% देना पड़ता है। इसे कहते हैं सोशल कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, उसका क्या किया, शहरी विकास के लिए क्या क्या बात की गई है, स्टॉम्प ड्यूटी, स्ट्रीट मार्केट, ट्रांजिट उन्मुख विकास और जल प्रबंधन, इनके बारे में बात की गई है। महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों पर स्टाम्प ड्यूटी को कम करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना, मतलब महिलाएं जो कम उससे स्टाम्प ड्यूटी कम लगेगी। चयनित नगरों में 100 साप्ताहिक हॉट तथा स्ट्रीट फूड हब विकसित करने की योजना की परिकल्पना। मतलब ये क्या है, मार्केट को डेवलप करने की योजना है। इसमें क्या बोला गया है, 100 साप्ताहिक हॉट अथवा स्ट्रीट फूड हब बनाने की योजना है। 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े नगरों के लिए ट्रांजिट उन्मुख विकास। ट्रांजिट उन्मुख विकास मतलब क्या होता है, यहाँ पे सब कुछ मिले। एक
जैसे एक उसको जोड़ देना, पिरो देना संसाधन से, कम्युनिकेशन से, सबसे सड़क परिवहन सबसे, इसके अंदर ट्रांजिट उसमें। जल प्रबंधन, जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट तथा ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाओं तथा विश्वसनीय परियोजनाओं के माध्यम से 100 बड़े शहरों को सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जो बड़े शहरों की बात है, शहरी विकास की बात हो रही है अभी। आवास संबंधी आवश्यकताएं, पीएम आवास योजना शहरी 2.0, 10 लाख करोड़ का निवेश करके 1 करोड़ शहरी गरीबों तथा मध्य वर्ग की आवश्यकता पूरी होंगी। अधिक उपलब्धता के साथ कुशल तथा पारदर्शी रेंटल हाउसिंग मार्केट के लिए सामर्थ्यवती नीतियां और विनिमय लागू किया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी आप पढ़ के समझ जाएंगे। ठीक है, ये हमने भारत सरकार की वेबसाइट से निकाला है। ऊर्जा, एनर्जी कैसा होता है, एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में क्या बोला इन्होंने, बजट में क्या क्या है। ठीक, नाभिकीय ऊर्जा मतलब जैसे न्यूक्लियर ऊर्जा में निजी क्षेत्र के साथ पहल की जाएगी, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी शामिल होंगे। भारत लघु रिएक्टरों की स्थापना करेगा, जो लघु छोटे रिएक्टर्स होते हैं। भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर और नाभिकीय ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकी और अनुसंधान का विकास करेगा। पंप स्टोरेज पॉलिसी, ये क्या है, बिजली भंडारण और नवीकरण ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी के सहज एकीकरण के लिए। ठीक है, AUSC ताप विद्युत संयंत्र, ये सारे NTPC और BHEL का एक संयुक्त उद्यम पूर्ण क्षमता वाले 800 मेगावाट के वाणिज्य संयंत्र की स्थापना करेगा। वाणिज्य संयंत्र की ऊर्जा लेखा परीक्षा, सूक्ष्म और लघु उद्योगों की सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए वित्तीय सहायता, मतलब कि कैसे आप ऐसी ऊर्जा अपनाएं इससे पर्यावरण खराब ना हो। ठीक है, क्योंकि MSE में ज़्यादातर ये होता है, वो पर्यावरण का ध्यान ना देके किसी भी कंडीशन में चीज़ों को अपनी फैक्ट्री का माल उत्पादन करना चाहते हैं, तो उसके लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। आप कैसे इसको कम करें, उद्योग स्वच्छ ऊर्जा कैसे यूज़ करें, उसके बारे में वित्तीय सहायता भी है। 60 क्लस्टरों में ग्रेड ऊर्जा लेखा परीक्षा की सुविधा, अगले चरण में इसे 100 क्लस्टरों में इस क्लस्टर बनाए जाएंगे इनके। उसके बाद PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो 16 पैनल की बात है उसकी बात है। 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी। ठीक है, 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली, 300 यूनिट तक प्रतिमाह मिलेगा। ठीक, अब तक 1.28 करोड़ पंजीकरण और 14 लाख आवेदन आ चुके हैं। ठीक है, किसके लिए, इसके लिए PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। उसके बाद अवसंरचना, इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना के लिए 1 इतना रुपया दिया गया है। GDP का 3.4% दिया गया है, ये बहुत अच्छा परसेंट है, अच्छा परसेंट माना जाता है। संसाधन आवंटन को सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों को दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के में 1 लाख करोड़ रुपए दिया जाएगा। 15,000 ग्रामीण बसाहटों को 12 मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए PM होगा JSY, प्रधानमंत्री PSGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, उसके क्या 4था चरण चालू किया जाएगा। 4था चरण किसका, PMGSY का। सिंचाई और बाढ़ का क्या किया जाएगा, देखो सिंचाई और बाढ़ के लिए क्या क्या किया गया, देखते हैं। कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक और 20 अन्य चालू और नई स्कीमों जैसी परियोजनाओं के लिए 1500 की अनुमति लागत के साथ वित्तीय सहायता दी गई है। ये लिंक बनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय लिंक। असम, सिक्किम, उत्तराखंड में बाढ़ प्रबंधन संबंधी परियोजनाओं के लिए सहायता दी जाएगी, जहाँ बाढ़ ज़्यादा आती है। हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए सहायता दी जाएगी, जो अभी त्रासदी हो गई थी उसकी वजह से। ठीक, उसके बाद अभी भी अवसर चल रहा है, पर्यटन के बारे में क्या बोला गया देखते हैं। तो टूरिस्ट एक बहुत बड़ा, क्योंकि टूरिस्ट जो आते हैं ना, टूरिस्ट का देखिए, टूरिस्ट पे क्यों पैसा खर्च होना चाहिए, क्यों खर्च इंडिया इतना ध्यान दे रही है, क्योंकि GDP का बहुत बड़ा हिस्सा इससे आता है। ठीक, दूसरी बात फॉरेन करेंसी इंडिया में आती है। कोई दूर से वो डॉलर लेके आता है तो हमारे पास डॉलर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पैसे तो चेंज होते ही, पैसे तो जाते हैं उन पर डॉलर में कमाई भी होती है, और इससे GDP भी फर्क पड़ता है। लोग आते हैं बाहर से, हमारे देश में एक तरीके से पैसा आता है। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। जैसे काशी विश्वनाथ किया गया ना, वैसे हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के लिए धार्मिक महत्व के स्थल राजगीर के लिए व्यापक विकास पहल की जाएगी। राजगीर में जो
वहाँ पे विकास किया जाएगा। तो धार्मिक महत्व वाले स्थल हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को इसका गौरवशाली स्थान दिलाने के अलावा नालंदा का एक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकास किया जाएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी बन चुकी है, आपको पता है, जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी बन गई है। अब इसको क्या टूरिस्ट हब भी बनाया जाएगा और इसमें वो चीज़ें रखी जाएंगी जो देश को गौरवान्वित महसूस कराएं। नालंदा यूनिवर्सिटी आपको बन गई, आपको पता है। अब यूनिवर्सिटी के साथ साथ उसका टूरिस्ट प्लेस भी बनाया जाएगा ताकि कोई दूसरा इंसान आके देखे कि हमारे देश की क्या क्या संस्कृति थी, क्या क्या हम कैसे कैसे पहले से हम कितने सभ्य थे और पहले से हमारे पास कितनी चीज़ों का आविष्कार हमने किया हुआ था। सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेगी, देश को जो गौरवान्वित करवाए वैसी चीज़ें वहाँ पे होंगी। तो इसलिए टूरिस्ट प्लेस, टूरिस्ट वहाँ पे आके लोग भी जाएंगे देश के और बाहर से भी लोग आएंगे, क्योंकि दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी जो ढहा दी गई थी, मतलब जला दी गई थी, वहाँ पे लाइब्रेरी जला दी गई थी, सब कुछ खराब कर दिया गया था, उसे पुनरुद्धार कर दिया, उसे दोबारा बना दिया गया। उड़ीसा को सर्वोत्कृष्ट पर्यटन स्थल बनाने वाली इसकी दर्शनात्मक सुंदरता, मंदिरों, स्मारकों, कारीगरी, वन्यजीव अभ्यारण्यों, प्राकृतिक भौगोलिक सौंदर्य और मनोरम समुद्र तट के विकास के लिए सहायता, क्योंकि उड़ीसा के पास ये सब कुछ है। वहाँ तट भी है, मंदिर भी है, स्मारक भी है, कारीगरी भी है, वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, प्राकृतिक सुंदर भी बहुत है। तो इसलिए उड़ीसा को भी विकसित किया जाएगा। और वो दूसरे थोड़ा कम विकसित राज्य है, इसलिए वहाँ पे फोकस भी किया गया, ऐसी बात नहीं है। नवप्रवर्तन अनुसंधान और विकास के लिए, ठीक है, मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान निधि शुरू की जाएगी। 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण पूल के साथ वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र प्रेरित अनुसंधान, और इसमें प्राइवेट लोग भी होंगे, इसमें रिसर्च में शामिल किए जाएंगे। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, 1000 करोड़ रुपए का एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया है जो दिया जाएगा इनको। आगे अगली पीढ़ी के लिए क्या सुधार किया गया? ग्रामीण और शहरी भूमि संबंधित कार्य क्या किए गए? सभी भूखंडों के लिए अनन्य भूखंड पहचान संख्या बनाया गया, ठीक है, भू आधार कार्ड एक तरह से मान लीजिए। वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र का सर्वेक्षण किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा। किसान रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा, किसान को रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा। शहरी क्षेत्रों में GIS GSI मैपिंग के साथ, मैपिंग के सिस्टम है, ठीक है, के साथ भू अभिलेखों को डिजिटल किया जाएगा। कैडेस्ट्रल मानचित्रों का डिजिटल किया जाएगा, उनको डिजिटलाइज किया जाएगा। भूमि रजिस्ट्री बनाई जाएगी, जो रजिस्ट्री होती है भू रजिस्ट्री वही बनाई जाएगी। एक डेटा हो एक साथ इकट्ठा। जलवायु वित्त पोषण के लिए टैक्सोनॉमी, जलवायु अनुकूलन, अनुकूलन मतलब उसके साथ हो, जैसा रहे, उसको खराब ना करे। अनुकूलन का एक सीधा सीधा सा वर्ड है, साफ साफ सा, कि उसके साथ, जैसे कोई बोले कि इस इंसान के अनुकूलन मतलब इसके हिसाब से, तो मतलब जलवायु के हिसाब से। और अपशमन से संबंधित निवेशकों के लिए पूंजी की उपलब्धता कराई जाएगी। FDI और ओवरसीज निवेश, FDI को सरल करने और ओवरसीज निवेश के लिए, ओवरसीज मतलब बाहर से, FDI बाहर से भारतीय रुपये का उपयोग करने के अवसर को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रिया सरल किया जाएगा। NPS वात्सल्य, अवयस्कों के लिए माता पिता और अभिभावकों द्वारा अंशदान की योजना, यानी मतलब कुछ छोटा सा मनी जो थोड़ा थोड़ा जो अपना शेयर दे सकें किसी भी चीज़ से, उसके लिए। डाटा संचालन में सुधार, आंकड़ों, सांख्यिकी संग्रहण, प्रसंस्करण और प्रबंधन। नई पेंशन योजना क्या है? NPS संगत समस्याओं का समाधान करने, आम नागरिकों के हितों की रक्षा करने तथा राजकोषीय दूरदर्शिता को बनाए रखने के लिए एक समाधान निकाला जाएगा। अभी तो ये बात की गई है, बस इसमें कुछ ऐसा डेटा नहीं है। आगे हमारे क्या मजबूत आर्थिक सुधार हुए हैं, देश में क्या सुधार हुआ उसका। चालू खाता जो है वो घट गया है, चालू खाता घाटे में सुधार हो गया। पहले क्या था, ये देखिए यहाँ पे, ये कोरोना टाइम पे यहाँ सबसे ज़्यादा था, ठीक है, 1 तक पहुँच गया था। अब ये धीरे धीरे कहाँ पे है, माइनस में, मतलब हम लोग घाटा हमें चालू खाते में कम है। अभी चालू खाता क्या होता है, बाकी खाते क्या होते हैं, ये सब आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे, अभी तो पढ़ा नहीं सकता। तो इकोनॉमी चालू होगी तब आपको पता लगेगा। विस्तारीय PMI इंडेक्स, ये देखो, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग, ये मैप सर्विसेज का वाला और ये मैन्युफैक्चरिंग हरी लाइन वाला, और लाइट वाला मैंने उसका सर्विसिंग का, ये मैन्युफैक्चरिंग डॉटेड वाला मैन्युफैक्चरिंग का। कैसे साथ चल रहे हैं अभी, पहले साथ नहीं चलते थे, ये भी इसमें सुधार हुआ है। GDP के परसेंट के रूप में राजकोषीय घाटे में कमी आई है। पहले 9.2 था, 6.7, 6.4, अब ये 5.6, बहुत कमी आई है। 9.2 से कमी आई है, और देखना लगातार कमी आई है, ठीक है, पिछले 4-5 सालों में लगातार कमी आई है, ये याद रखने वाले हैं। SCB के सकल NPA में कमी, ऐसे मतलब शेड्यूल्स जो होती हैं, शेड्यूल्ड, ठीक है, शेड्यूल जो होती हैं, शेड्यूल जो होती हैं, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक जिसे कहते हैं, ठीक है, जो इसके NPA में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कमी आई है। सबसे ज़्यादा कब थी, 18 में, ठीक है, 10% में है। अब क्या हो गया, ये खाली कहाँ तक आ गया,
2 से थोड़ा सा ऊपर 3 या 3 चल रहा है, ठीक है। मुद्रास्फीति नियंत्रण है, कैसे देखते हैं, देखिए मुद्रास्फीति का जो बार रखा है ना RBI ने 2 प्लस माइनस ये रखा गया है, या तो ये देखो 4 का प्लस माइनस 2 ये रखा गया बार। जैसे कि 4 में 2 माइनस कर दोगे तब भी 2 आएगा, 4 में 2 प्लस कर दोगे तब भी, अगर इसके बीच में रही, इस रेंज के बीच में रही तो ठीक है। अब देखिए कि 2 और 6 के बीच में रही तो अब देखिए ये 6.2 यहाँ बढ़ गई थी, फिर यहाँ पे 5.5 एक रेंज में थी, 6.7 ये बढ़ गई थी, फिर 6 से 5 चली गई थी, और फिर ये 5.4 पे ये कम पे आ गई है, ठीक है। मुद्रास्फीति इसे कहते हैं महंगाई, इन्फ्लेशन। कर प्रस्ताव क्या है, आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा की जाएगी, उसको दोबारा देखा जाएगा क्या है। धर्मार्थ संस्थाएं एवं TDS का सरलीकरण किया जाएगा। तो धर्मार्थ संस्थाएं जो मंदिर जितनी सारी संस्थाएं उनके बारे में, मुकदमेबाजी और अपील। कर आधार में वृद्धि करना, आधार मतलब उसके स्लैब्स को बढ़ाना। अब क्षेत्र विशेष सीमा शुल्क के प्रस्ताव, व्यापार में आसानी शुल्क में व्यक्तिकरण मतलब इंडायरेक्टली कहते हैं इन प्रोपोर्शनल को हटाने, विवादों को कम करने के लिए कर संरचना की व्यापक समीक्षा की जाएगी। सीमा शुल्क में परिवर्तन किया गया और लाभ के क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है, ये देखते हैं। सीमा शुल्क परिवर्तन में किसको क्या लाभ मिलेगा और क्या क्या फायदा हुआ ये देखते हैं। अभी देखिए कैंसर की 3 और दवाइयों की सीमा शुल्क में पूर्णतः छूट दे दी गई उसमें, बिल्कुल तो किफायती दवाई हो जाएगी। कैंसर की 3 दवाइयाँ, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल PCB है जो भी चार्जर वगैरह होता है, और BCD चार्ज घटाकर 15% कर दी गई है, ठीक है। मोबाइल का उद्योग फायदे में आ जाएगा उससे। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लेटिनम पर 6.4 कर दिया गया है, ठीक। ये घरेलू मूल्य संवर्धन इससे बढ़ेगा। झींगा और फिश फीड पर BCD घटाकर 5% कर दिया गया है। समुद्री निर्यातों और प्रतिस्पर्धाओं में वृद्धि होगी। सोलर सेल और पैनलों की निर्माण के लिए अधिक पूंजीगत शुदा वस्तुओं पर छूट दी गई है, ठीक है। जो जो चीज़ें लगती हैं सोलर पैनल में उसे छूट दी है, तो क्या ऊर्जा स्रोतों बदलाव के लिए सहायता मिलेगी। उसके बाद 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क से पूर्णतः छूट। 25 जो मिनरल्स हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में बढ़ावा मिलेगा, ये छूट मिली है सीमा शुल्क में। आम इंसान के रिलीज से 2 चीज़ें हैं, एक जिसको कैंसर, जिसको बीमारी हो उसके लिए थोड़ी छूट है, और मोबाइल वालों के लिए छूट है, और सोना चांदी के लिए भी थोड़ी छूट है। जो रोजमर्रा की चीज़ों में आदमी। प्रत्यक्ष कर पर प्रस्ताव क्या रखा गया, देखो अनुपालन का बोझ कम करने के लिए, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने के और नागरिकों को कर राहत प्रदान करने के लिए क्या किया है, पूंजीगत लाभ को तर्कसंगत बनाना। वित्तीय परिसंपत्तियों पर लघु अवधि के लाभों पर 20% कर लगेगा। लघु अवधि के लिए जो लाभ हैं, छोटे टर्म के लाभ हैं उन पर 20%। सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक लाभों पर 12-12.5% लगेगा, ये इन्वेस्टमेंट। और वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ की छूट सीमा को 1 पॉइंट लाख प्रतिवर्ष कर दिया गया है। ये सारा उनके लिए है, शेयर मार्केट के एक तरीके से। रोजगार और निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजल कर लगता था, वो समाप्त कर दिया गया है। घरेलू क्रूज चलाने के लिए अधिक सेल कर दिया गया है। विदेशी खनन कंपनियों है ना, अपरिष्कृत हीरे बेचने वाले के लिए सेफ हार्बर दरों का प्रावधान किया गया है। सेफ हार्बर दरों, ये देखो ये कुछ वर्ड्स आते हैं, इनको आप जरूर पढ़ें क्योंकि ये पेपर में आते हैं और क्या होता है पता नहीं चलता। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर की दर 40 से 35 कर दी गई है, ठीक है। एक कॉर्पोरेट टैक्स लगता था वो भी कम कर दिया गया है, 40 से 35 कर दिया गया। 17,500 तक की बचत कर दी गई। कैसे, टैक्स के स्लैब को घटा के। देखते हैं कैसे। नया टैक्स क्या है, देखो पहले 0 से लेकर 3 लाख तक क्या शून्य है। 3 से 7 लाख तक कितना लगेगा, 5% आपकी इनकम का है। 7 से लेकर 10 लाख तक 10%, 10 से लेकर 12 15% लगेगा, और उसके बाद 12 से लेकर 15 लाख तक 20% लगेगा, और 15 से ऊपर लगेगा तो 30% लगेगा, ठीक है। तो जो महीने के 7 लाख, साल के 7 लाख कमा रहे हैं उनमें 5%, 10 वालों पे 10%, 7 के बाद जो है वो 8, 7 से लेकर 8 ये वाले, 15 वाले ये वाले, इसमें बीच में। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर ये क्या कर दी इतनी। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती पत्नी 15,000 से घटाकर 25,000 कर दी गई है, बढ़ाकर, ठीक है। कटौती इतनी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। रुपये, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको ये पता होना चाहिए रुपया कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है। कहाँ से हमारे पास आता है, 1 रुपया मान लेते हैं, हमारा पूरा जो बजट है 1 रुपया मान लेते हैं, ठीक है। तो उसमें से परसेंटेज मान लेते हैं, ऐसे होगा
15% आयकर, 19% आयकर से आता है, जो इनकम टैक्स लगता है उससे। केंद्रीय उत्पाद शुल्क उससे लगता है, जो कि सरकार ने लगाती है जो, ठीक है। GST एवं अन्य कर जो भी होते हैं, निगम कर जो MCDs वाले होते हैं, सीमा शुल्क 4%, पूंजीगत प्राप्तियों पर ऋण भिन्न जो होता है, कर भिन्न प्राप्तियां जो होती हैं 9%, उधारी और अन्य, हमने किसी को उधार दिया उस पर आता हो टैक्स, आता हो देश को उस पर, जैसे हमने किसी को उधार दिया बाहर तो ब्याज पे दिया हो। रुपया कहाँ जाता है आप देख लीजिए, पेंशन में 4% जाता है। अगर 1 रुपया आता है तो 1 रुपया ही जाएगा, उतना जितना आएगा उतना खर्चा किया जाएगा। अन्य व्यय और भी जो खर्चे हैं वो 9%। केंद्र प्रायोजित योजना जो केंद्र की स्कीम्स होती हैं वो 8%, ठीक है। वित्त आयोग और अन्य अंतरण जो वित्त आयोग को दिए जाते हैं उसके लिए 9%। करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा, राज्य को 21% दिया जाता है। 18% किसके लिए, डिफेंस के लिए होता है। 6% सब्सिडी के लिए होता है और 16% किसके लिए होता है, केंद्रीय क्षेत्र स्कीम पर पूंजीगत परिव्यय को छोड़कर। केंद्र क्षेत्र स्कीम में 16% है, ठीक है। जो और जगह पे केंद्र में क्षेत्रीय स्कीम होती है जो मतलब राज्यों में जो प्रायोजित की जाती है उसके लिए। और 19% ब्याज भुगतान, 19% में क्या ब्याज देना पड़ता है हमें, और हमारा ब्याज आता है कितना, 27%। हमारा जो आता है 27% आता है, और भी चीज़ आती हैं, और 19% हमारे ब्याज में चला जाता है। हमने जैसे किससे टैक्स उधार लिया, IMF से लिया, वर्ल्ड बैंक से लिया, उस पर चला जाता है, ठीक। प्रमुख मदों के लिए व्यय, अब जो डिफेंस सेक्टर में कितना है, ये लाख करोड़ में, ये रुपए करोड़ है, 4,54,000, ये सबसे ज़्यादा किसमें, डिफेंस में गया है, ठीक है। हमारे पास रक्षा बजट सबसे ज़्यादा हुआ है इस बार। फिर ग्रामीण विकास के लिए किया गया है, फिर कृषि के लिए किया गया है, फिर गृह के लिए किया गया है, देश को चलाने के लिए, पुलिसिंग, इन सब चीज़ों के लिए। फिर शिक्षा के लिए किया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के लिए किया गया है, स्वास्थ्य के लिए किया गया है। स्वास्थ्य कौन से नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6 7, और स्वास्थ्य के लिए ये बजट कम है क्योंकि सरकार, उन्होंने कहा था 2% तो कर ही देना चाहिए इस बार तक। जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा था कि 2% तक बढ़ा देना चाहिए। मैंने वीडियो बनाई थी इसके ऊपर। फिर हमारी एनर्जीज के लिए कितना दिया गया है, जो सोलर पैनल, रिन्यूएबल एनर्जी, उसके लिए। समाज कल्याण के लिए कितना दिया गया है, ठीक है। वाणिज्य उद्योग के लिए कितना दिया गया है, ये पैसे दिए गए, ये रुपए करोड़ में है, ये क्या है, करोड़। ये क्या है, सबसे ज़्यादा डिफेंस का है, 4,54,000, सबसे कम किसका है, वाणिज्य उद्योग के लिए, ठीक है। और हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना ही दिया गया, 1 लाख से भी कम दिया गया। प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन, रुको में प्रमुख जो स्कीमें हैं उसके लिए क्या गया, आवंटन किया गया है। देखिए पहले 60,000 करोड़ था जो एस्टिमेट था पहले, ठीक है। उसका जो बजट आया है उसके लिए क्या है, 8600 करोड़। हमें कितना दिया, मनरेगा को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए 840 करोड़ था, अब 1200 करोड़ कर दिया इसको। पहले 422 करोड़ था किसके लिए, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, उसकी परियोजनाओं के लिए, अब 2228 कर दिया गया है। औषधियों के लिए जो औषधि उद्योग है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स जो है, उसमें 21,143 कर दिया, पहले 1200 था। सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ये बहुत जरूरी था, 3,000 से लेकर 7,000, लगभग 7,000 कर दिया, 6,900 कुछ। ये कितना था, 4,970 था, इससे कितना 10,000 करोड़ कर दिया है। सौर ऊर्जा के लिए बहुत बढ़ा दिया है। प्रत्यक्ष लाभ, LPG प्रत्यक्ष लाभ जो किया गया 160 180 था, अब कितना 1,500, ये सब्सिडी मिलती है वो। उसका दिए आईडीए स्कीम, एक अधीन क्रेडिट लाइन, जो क्रेडिट लाइन है उसके लिए 1,300 रुपये से 3,000 रुपये, 3,000 करोड़ रुपये, ये करोड़ में है सारे डाटा। उसका प्राप्तियाँ क्या हैं, ये आप खुद देख लीजिए क्या क्या प्राप्तियाँ हुई हैं। हमें लाख करोड़ में राजस्व प्राप्तियाँ हुई हैं, पूंजीगत प्राप्तियाँ हुई हैं। फिर हमारी व्यय क्या होती है, राजस्व व्यय होता है, एक पूंजीगत व्यय होता है। पूंजीगत व्यय जैसे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड में, किसी चीज़ बनाने में लगे हैं, जो हमारी चीज़ों को रहेगा 10 साल तक रहेगा, 10-15 साल तक रहे, जिससे हमें कुछ इनकम आती रहे। और इससे क्या होता है, ये हमारा ऐसा व्यय होता है जो उसके चालन में, उसको ठीक से रखने में, पुलिस होगी, आर्मी होगी, सब्सिडीज होगी, इन सब में चला जाता है। ऐसे ही हमारा प्राप्ति, यहाँ से प्राप्ति होती है, राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ, कि हमें कहाँ से क्या प्राप्ति हुई, वो 2 प्राप्तियाँ होती हैं और 2 व्यय होते हैं। या आप इकोनॉमी में सही से पढ़ेंगे, मैंने हल्का समझा दिया आपको, ठीक है। ये बजट का संक्षिप्त वर्णन था। जो मुख्य विशेषताएं थी बजट की वो इसमें समाहित हैं, और इस बजट को हमने जो डाउनलोड किया है वो सरकार की वेबसाइट से किया, तो पूरा ऑथेंटिक है, इसमें कुछ भी डेटा का इधर उधर होना जरूरी वो नहीं है, ठीक है। तो बजट
थोड़ा सा, अब आप इसको बजट को ढंग से और 5 बार पढ़ लेंगे ना तो इससे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, किसी में भी, पीसीएस में भी मिल जाएगा और यूपीएससी में मिल जाएगा, और छोटी छोटी जो बी ग्रेड की सी ग्रेड की जो परीक्षाएं उनमें मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ऐसे आप करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।